हेलो एवरीवन, दिस इज हिदायत कादरी। वेलकम बैक टू टॉपर सिस्टम। क्लास 10 वालों, क्या हाल चाल। आपका साइंस के पेपर जो है वो 20 फरवरी को यानी 4 दिन का गैप मिला है। तो आज हम कर रहे हैं कंप्लीट केमिस्ट्री का जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पेपर में केमिस्ट्री वाले सेक्शन में पूछा जाएगा, वो सारा का सारा क्वेश्चन आज के इस वीडियो से आने वाला है। आपको मैं श्योर शॉर्ट क्वेश्चन कराने वाला हूँ। कंप्लीट केमिस्ट्री, पूरी केमिस्ट्री के सारे श्योर शॉर्ट क्वेश्चन जो आपके पेपर में मिलने वाला है। मात्र 15 क्वेश्चन देंगे। अगर आप 15 क्वेश्चन को करके चले जाते हैं तो आपका पेपर यहीं से आने वाला है। आप मार्क्स आराम से प्राप्त कर सकते हैं केमिस्ट्री वाले सेक्शन से। नेक्स्ट वीडियो में फिजिक्स का, बायोलॉजी का सब कुछ कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री को अच्छे से करना, ध्यानपूर्वक हर एक क्वेश्चन को करते जाना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, श्योर क्वेश्चन है कि आपके पेपर में आने वाला है। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखो। When a solution of potassium iodide is added to a solution of lead nitrate in a test tube, a reaction takes place। जब हम पोटेशियम आयोडाइड को के सॉल्यूशन को लीड में नाइट्रेट के सॉल्यूशन में ऐड करते हैं तो जो रिएक्शन होता है वो किस टाइप का रिएक्शन होता है, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन, वो बताना और साथ में आपको बैलेंस करके बताना है इक्वेशन को। तो आप यहाँ देख सकते हैं क्या लिया गया है, पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड मतलब Ki, ठीक है। क्या लिया गया, Ki। इसमें हम रिएक्शन का ऐड क्या कर रहे हैं, लीड नाइट्रेट को ऐड कर रहे हैं, PbNO3 को ऐड करा जा रहा है। तो रिएक्शन जब होगा तो क्या बनेगा, PbI2 बनेगा, लीड का आयोडाइड बनेगा, साथ में आपका KNO3 होगा। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें यहाँ पे जो बनता है PbI2 का, यहाँ पे बनता है PPT। क्या बनता है, येलो PPT, ब्राइट येलो PPT होता है। तो PPT फॉर्म हो रहा है, यानी ये कौन सा रिएक्शन होगा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगा। जिसमें PPT फॉर्म होगा वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगा। साथ में अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे तो ये रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। यहाँ पे देखो, एक पोटेशियम जो है वो किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, पोटेशियम NO3 के साथ रिएक्शन कर रहा है, और लीड जो है वो आई के साथ यानी आयोडीन के साथ रिएक्शन कर रहा है। तो लीड आयोडाइड बनता है PbI2। ये रिएक्शन इसके साथ कर रहा है, यानी K को डिस्प्लेस कर दिया जा रहा है, और K जो है वो NO3 के साथ भी अपना रिएक्शन कंप्लीट कर लेता है। तो यहाँ क्या हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। तो इसमें अगर रिएक्शन पूछा गया तो क्या है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो रहा है, साथ में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हो रहा है। और इसको बैलेंस करना है तो बैलेंस करने के लिए आप हीट एंड ट्रायल मेथड का इस्तेमाल करेंगे। पोटेशियम आयोडाइड से पहले 2 आ जाएगा और पोटेशियम नाइट्रेट से पहले 2 लगा देंगे। और दोनों तरफ आप चेक कर सकते हैं। बैलेंसिंग में क्या होता है, नंबर ऑफ जो प्रोडक्ट में टोटल नंबर होता है और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों तरफ का नंबर सेम होगा तो बैलेंस हो जाएगा। हीट एंड ट्रायल मेथड से हम बना सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन आप ध्यान से देखेंगे। कंपेयर इन अ टेबुलर फॉर्म, कंपेयर करना है रिएक्टिविटीज को मेटल के कोल्ड और हॉट वाटर को। ये मेटल दिया सबको कोल्ड और हॉट वाटर के रिएक्टिविटीज के साथ आपको कंपेयर करना है। सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम का रिएक्शन किससे कराना है, कोल्ड वाटर और हॉट वाटर से। तो जब हम सोडियम का कोल्ड वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो ये कैसे रिएक्ट करता है, वाइब्रेसली रिएक्ट करता है। इट रिएक्ट्स वाइब्रेसली विद कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करता है, वाइब्रेसली रिएक्ट करता है। सोडियम HO2 के साथ रिएक्ट करेगा, NaOH बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा। साथ इसके बाद अगर कैल्शियम का बात करा जाए तो कैल्शियम रिएक्ट स्लोली विद कोल्ड वाटर एंड मॉडरेटली विद हॉट वाटर। कोल्ड वाटर के साथ स्लोली रिएक्ट करता है, हॉट वाटर के साथ मॉडरेटली रिएक्ट करता है। इसका रिएक्शन यहाँ है, ठीक है। इसके बाद अगर मैग्नीशियम की बात करा जाए तो मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, डजंट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, इट रिएक्ट स्लोली विद हॉट वाटर एंड वाइब्रेसली विद स्टीम। स्टीम के साथ वाइब्रेसली रिएक्ट करता है। कोल्ड वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं होता है, हॉट वाटर के साथ रिएक्शन होता है और स्टीम के साथ रिएक्शन होता है। तो इसको आप नोट डाउन करना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको बताना है रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में। इक्वेशन आप देख सके, इक्वेशन क्या है, MnO2 प्लस क्या, एल्यूमिनियम, Mn प्लस का Al2O3। इस रिएक्शन में आपको बताना है ये क्या है, एक रेडॉक्स रिएक्शन है। क्या है, एक रेडॉक्स रिएक्शन है। तो इसमें आपको बताना है कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। तो रिड्यूसिंग एजेंट से पहले हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन देख लेते हैं, कहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ और कहाँ पे रिडक्शन हुआ है। तो एल्युमिनियम का यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। एल्युमिनियम में ऑक्सीजन आकर मिल रहा है तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है। और मैग्नीज का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपका हुआ है रिडक्शन, ठीक है।
अब रिड्यूसिंग एजेंट आपको निकालना है। रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं किसको? रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो अदर को रिड्यूस कर देता है, जो दूसरे को क्या करता है? रिड्यूस करता है। ऐसा एजेंट जो दूसरे को रिड्यूस करे और खुद को क्या करे? ऑक्सीडाइज कर दे। जो खुद को ऑक्सीडाइज कर लेगा वो भी रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, और जो खुद दूसरे को रिड्यूस कर देगा वो भी रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। तो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो जाएगा? तो यहाँ आप देख रहे हैं एल्यूमिनियम जो है ये खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है। एल्यूमिनियम क्या कर रहा है? खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है, इसलिए एल्यूमिनियम क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। एल्यूमिनियम के साथ ऑक्सीजन आगे जुड़ रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि विच इज मोर रिएक्टिव, मैग्नीज या फिर एल्यूमिनियम, कौन ज्यादा रिएक्टिव है? तो एल्यूमिनियम जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है, क्या एल्यूमिनियम क्या कर रहा है? इसको मैग्नीज को डिस्प्लेस कर रहा है। और डिस्प्लेस कौन करता है? जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर रहता है वो नीचे वाला को डिस्प्लेस कर देता है। तो एल्यूमिनियम मोर रिएक्टिव है देन मैग्नीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे। सोडियम solid calcium oxide was taken in a container and water was added slowly to it. Write the observation, write the chemical formula of the product form. What happens when carbon dioxide is bubbled through a lime water in a small water in excess. ये आपको बताना है। कैल्शियम ऑक्साइड का हम अगर पानी में कैल्शियम ऑक्साइड में पानी ऐड कर दे तो रिएक्शन क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO, इसके साथ अगर हम पानी ऐड कर देंगे तो क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, CaOH होल 2 बन जाएगा। तो अगर इसका केमिकल फार्मूला लिखना हो, जो प्रोडक्ट बना वो ये प्रोडक्ट बना, केमिकल फार्मूला क्या हो जाएगा? और कंटेनर कैसा भी बन जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है ऑब्जर्वेशन आपको बताना है। तो ऑब्जर्वेशन में आप क्या बताएंगे? द कंटेनर बिकम्स हॉट एंड हिसिंग साउंड इज प्रोड्यूस, गर्म हो जाएगा, और जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है? CaOH होल 2, ये फार्मूला आ जाएगा। इसके बाद इसका लाइम वाटर के साथ रिएक्शन करा रहा है जब कार्बन डाइऑक्साइड बबल करता है। तो लाइम जब हम कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराएंगे तो लाइम वाटर कैसा बन जाएगा? मिल्की बन जाएगा। लेकिन ये अगर स्मॉल अमाउंट में हो तो स्मॉल अमाउंट में होने में क्या फर्क पड़ेगा? ये थोड़ा सा मिल्कीनेस इसका दिखेगा, लेकिन यही अगर हम इसको बढ़ा देंगे तो मिल्कीनेस जो होगा वो गायब हो जाएगा। मिल्कीनेस जो होगा वो गायब हो जाएगा जब हम इस लाइम वाटर को कि एक्सेस दे दिए। अगर हम बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा? जो मिल्कीनेस है ये डिसअपियर हो सकता है, और स्मॉल अमाउंट में क्या होगा? मिल्क दिखेगा, यानी मिल्की बन जाएगा, टर्न मिल्की। लाइम वाटर कैसा हो जाएगा? लाइम वाटर जो मिल्की में टर्न कर जाएगा। ये इसका आंसर है, इस आंसर को कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैलेंस करना है। वेरी इजी क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि बैलेंसिंग से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये रिएक्शन आपका दिया गया है 2011, 9, 8 ये सब में पूछा गया, CBSE का क्वेश्चन है। तो बैलेंसिंग के लिए आपको रिएक्शन दिया गया, उसको बैलेंस करना है। हीट एंड ट्रायल मेथड का आप इस्तेमाल करेंगे, वेरी इजी क्वेश्चन बन जाता है। उससे आप क्या कर सकते हैं? बैलेंसिंग कर सकते हैं। BaCl2 + H2SO4, इस दो क्या करना है? रिएक्टेंट साइड का आपको नंबर पता करना है कि रिएक्टेंट साइड में एटम का नंबर क्या है। जैसे अगर बेरियम का बात करा जाए, 1 है, क्लोरीन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है। इधर बेरियम 1 है यानी बराबर है। क्लोरीन यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, यानी क्लोरीन अलग है, तो आपको क्लोरीन को क्या करना है? इक्वल करना है। ठीक है, तो क्लोरीन को इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? फिर हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 1 है, यानी हाइड्रोजन को भी इक्वल करना पड़ेगा। तो यहाँ हम क्या कर देंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन भी 2 हो जाएगा, क्लोरीन भी 2 हो जाएगा, बराबर हो गया। लेकिन सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है, दोनों तरफ इक्वल है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? हीट एंड ट्रायल मेथड का इस्तेमाल कर सकते बैलेंस कर सकते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कलर ऑफ फेरस सल्फेट? फेरस सल्फेट का आपको कलर पूछा गया। कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल, हाउ डज दिस कलर चेंज आफ्टर हीटिंग? हीटिंग के बाद क्या फर्क पड़ता है, क्या चेंजेस आते हैं? इसके साथ आपको बताना है, नेम द प्रोडक्ट्स फॉर्म ऑन स्ट्रांगली हीटिंग फेरस सल्फेट क्रिस्टल, व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन अकर्स इन दिस चेन। तो अगर हम फेरस सल्फेट का कलर बताना है और क्या फर्क पड़ता है हीटिंग पे, तो कलर जो होता है फेरस सल्फेट का वो क्या होता है? ग्रीन होता है। कैसा होता है? ग्रीन होता है। और इट चेंजेस टू ब्राउन आफ्टर हीटिंग। हीटिंग के बाद क्या फर्क पड़ता है? ये ग्रीन से क्या हो जाता है? जब हम फेरस सल्फेट पे हीटिंग करेंगे तो ग्रीन से चेंज होके ये ब्राउन बन जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्राउन। इसका कलर जो हो जाएगा चेंज हो जाता है। इफेक्ट पूछा तो इफेक्ट क्या होगा कि कलर चेंजेस हो जाएगा। इसके बाद अगर प्रोडक्ट की बात करा जाए तो प्रोडक्ट फॉर्म इज फेरिक ऑक्साइड। कौन सा प्रोडक्ट बनता है? Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड बनता है। Fe2O3 जब हम फेरस सल्फेट पे हीटिंग करेंगे तो फेरिक ऑक्साइड बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा। ये आप रिएक्शन याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन,
ऑलमोस्ट ऑल मेटल कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। ऑक्सीजन के साथ सभी का कंबाइन करके क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। जितने भी मेटल होते हैं, मेटल ऑक्साइड आर जनरली बेसिक इन नेचर। क्या होते हैं, बेसिक होते हैं, बट सब मेटल सो बोथ बेसिक एंड एज वेल एज एसिडिक बिहेवियर, जिसको हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक कहते हैं ना। डिफरेंट मेटल्स और डिफरेंट एक्टिविटीज टुवर्ड ऑक्सीजन, सम रिएक्ट वाइब्रेसली व्हाइल सम डू नॉट रिएक्ट। व्हाट हैपेंस विद कॉपर हीटेड, ये 4 क्वेश्चन इसके अंदर है। कॉपर को हीटेड कराने से क्या फर्क पड़ेगा। सब मेटल ऑक्साइड कैटेगराइज एज एम्फोटेरिक, इसका एग्जांपल आपको देना है, ये इक्वेशन बताना है, इसको इक्वेशन को कंप्लीट करना है। और में भी आपका क्वेश्चन है कि अगर हम सल्फर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं, अगर इस गैस इज प्रोड्यूस, उसका केमिकल इक्वेशन बताना है, गैस बताना है और नेचर बताना है। ये और में क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि मेटल ऑक्साइड जो होता है वो जनरली जब मेटल रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से तो क्या बनाता है, मेटल प्लस का ऑक्सीजन बनाएगा, क्या मेटल ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, रिएक्ट करने पे मेटल का ऑक्साइड बनाएगा, जो कि कैसा होता है, मेटल ऑक्साइड कैसा होता है, बेसिक होता है नेचर, जनरली बेसिक होता है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो बेसिक के साथ साथ एसिडिक भी रिएक्शन देते हैं, एसिडिक भी शो करते हैं, उसको हम कहते हैं एम्फोटेरिक। क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक कहते हैं, ठीक है। तो वो होता है, ठीक। तो आप कॉपर के साथ बोल रहे हैं कि कॉपर को जब हम एयर में हीट करेंगे तो क्या रिएक्शन होगा। एयर में अगर हम O2 दे दें, C2 में O2 दे दें तो क्या बन जाएगा, कॉपर का ऑक्साइड बन जाएगा, CuO बन जाएगा। और ये इक्वेशन एम्फोटेरिक का आपको एग्जांपल देना था। एम्फोटेरिक का अगर एग्जांपल बताया, जो एसिडिक और बेसिक दोनों शो करता है कैरेक्टर, वो होते हैं Al2O3 यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जो एम्फोटेरिक होता है। ये एग्जांपल आप दे सकते हैं। यहाँ आपको Na2O और H2O का रिएक्शन कराया जा रहा है, तो इस रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, NaOH बन जाएगा, ठीक है, और H2 गैस रिलीज हो जाएगा। इस प्रकार से आगे आंसर सबका दिया होगा, आप आंसर देख सकते हैं। कॉपर के साथ ऑक्सीजन को रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। और एम्फोटेरिक का पूछा तो जो एसिडिक और बेसिक दोनों में रिएक्शन कराता है उसको एम्फोटेरिक कहते हैं। उसका एग्जांपल क्या है, Al2O3, जिंक का ऑक्साइड, ये सब क्या होता है, एम्फोटेरिक होता है। फिर Na2 और हाइड्रोजन का रिएक्शन में क्या बनेगा, NaOH बनेगा। Al2O3 और Al2O3 का अगर हम NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो इस क्या बनाएगा, NaAlO2 प्लस का पानी बना देगा, ठीक है। इसके साथ सल्फर वाला जो और में क्वेश्चन है उसका भी आंसर यहाँ दिया हुआ है। और एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, राइट द नेम एंड द स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म व्हेन इथेनॉल इज हीटेड एट 443 केल्विन with excess of concentrated H2SO4. State the role of concentrated H2SO4 in this reaction or write chemical equation। आपको बताया जा रहा है कि इथेनॉल को अगर हम 443 केल्विन टेम्परेचर पे कंसनट्रेटेड H2SO4 जो एक्सेस अमाउंट में रहेगा उससे अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो उसका केमिकल इक्वेशन क्या बनेगा, उस इक्वेशन को बताना है। और H2SO4 का रोल क्या है, सल्फ्यूरिक कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का रोल क्या है। तो सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, जो एथेनॉल को when ethanol undergoes dehydration यानी loses a water molecule to form ethane। जब हम सल्फ्यूरिक एसिड का इथेनॉल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो डिहाइड्रेशन में चला जाता है, तो वाटर मॉलिक्यूल खोल देता है, तो ये बनाता है क्या है, एथेनॉल से इथेन बना देता है। यहाँ हम रिएक्शन देख सकते हैं, इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH, ठीक है। इसमें अगर हम कंसनट्रेटेड H2SO4 देते हैं जो कि कितना टेम्परेचर होगा, 443 केल्विन पे, तो ये क्या बनाएगा, CH2 प्लस H2, CH2 डबल बॉन्ड यानी क्या बना देगा, इथेन बना देगा, इथेन बनाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और साथ में पानी, ठीक है। यहाँ आपका इथेन बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये इथेन बन जाएगा। प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा उसका स्ट्रक्चर फार्मूला कुछ इस प्रकार से बनेगा, कार्बन है डबल बॉन्ड के साथ, इधर क्या है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है, दो हाइड्रोजन दोनों तरफ जोड़ दो, ठीक है ना। तो ये आप स्ट्रक्चर फॉर्म इस तरह से इथेन का बना सकते हैं। तो क्वेश्चन है कि इथेनॉल का अगर हम कंसनट्रेटेड हाइड्रोजन यानी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएं तो क्या होगा, इथेनॉल से चेंज होके इथेन बन जाएगा। उसका आपको फार्मूला बताना है, स्ट्रक्चर बताना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन है, सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड व्हेन मिक्स्ड विद सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन एंड इनसॉल्युबल व्हाइट सब्सटेंस इज फॉर्म्ड
क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर हम पोटेशियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लेते हैं और उसमें सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं तो एक कोई इनसॉल्युबल व्हाइट सब्सटेंस फॉर्म होता है। उस सब्सटेंस का नाम क्या है और जो केमिकल रिएक्शन बनता है उसका टाइप बताना और इक्वेशन भी बनाना है आपको। तो क्या क्या कर रहे हैं, पोटेशियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड मतलब KCl है, इसमें हम मिक्स क्या कर रहे हैं, सिल्वर नाइट्रेट को मिक्स कर रहे हैं, AgNO3 को मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो बन रहा है, जो व्हाइट कलर का आपको सब्सटेंस बनता दिख रहा है वो AgCl है। और इसके बाद इस रिएक्शन को अगर इस इक्वेशन को हम कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, KNO3 आ जाएगा, ठीक है। ये कंप्लीट इक्वेशन है। अब इसमें बताना है कि कौन सा रिएक्शन हुआ। तो अब यहाँ आप ध्यान से देखेंगे AgCl को, AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड, ये क्या है, सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड जो बनाता है ये PPT बनाता है। ये क्या बनाता है, PPT फॉर्म करता है, PPT फॉर्म करता है यानी प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है, ठीक है ना। तो PPT फॉर्म हो रहा है इसलिए ये कौन सा रिएक्शन होगा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगा। लेकिन अगर साथ में इसको और ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक और रिएक्शन हो रहा है। यहाँ जो Ag है वो Cl के साथ रिएक्शन करा के AgCl बना रहा है, यानी K को हटा रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, भगा रहा है। तो AgCl के साथ रिएक्शन कर लिया और K जो है वो NO3 के साथ रिएक्शन कर लेता है, K NO3 के साथ कर रहा है AgCl के साथ, यानी यहाँ पे हो रहा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अगर आपको टाइप ऑफ रिएक्शन पूछा जाए तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन साथ में प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है। और व्हाइट सब्सटेंस जो फॉर्म हो रहा है वो AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड बन रहा है और इसका PPT बनता है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ये आपके पेपर में अगर देखने को मिले तो आपको हैरान नहीं होना, बहुत ज्यादा जरूरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, स्टेट द रीजन व्हाई कार्बन कैन नाइदर फॉर्म C+4 यानी कैटायन के फॉर्म में नॉट C-4 एनायन के फॉर्म में, but forms covalent compound. Also state reason to explain why covalent compounds are bad conductor of electricity or have low melting and boiling point. इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। ये कार्बन के बारे में पूछा है कि कार्बन जो है वो आयन क्यों नहीं फॉर्म करता है, या तो कटायन या फिर अनायन क्यों नहीं फॉर्म करता है, ना +4 लेता है ना -4 करता है इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन जो है वो कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म करता है, ये आपको पता है, शेयरिंग करता है। तो इसके पीछे कारण क्या है। दूसरा है कि कोवेलेंट कंपाउंड जो बनते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, और उसके पास मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ये लो होता है। तो इसका आंसर आपको कैसे करना है, इस फॉर्म में आंसर करना है कि कार्बन जो होता है द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 6 है। तो जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो कैसा आएगा, K में 2 और L में 4 यानी 2 और 4 होगा। तो वैलेंसी कितना हो जाएगा, कार्बन हैज 4 इलेक्ट्रॉन इट्स वैलेंस एज में कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। और वैलेंसी कितना होता है, 4 होता है, तो टेट्रा वैलेंसी कहते हैं। कार्बन हैज अ टेट्रा वैलेंसी। तो इसलिए कार्बन कैन लूज और गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्डर टू गेन स्टेबिलिटी पाने के लिए, यानी स्टेबल होने के लिए कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। लेकिन अब आगे कॉन्सेप्ट समझना है, इट कैन नॉट गेन 4 इलेक्ट्रॉन एज कार्बन एटम हैविंग 6 प्रोटॉन इज वेरी स्मॉल टू हैंडल 10 इलेक्ट्रॉन्स। अगर अब कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन किसी को देता है या लेता है, पहला कॉन्सेप्ट है अगर किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो पहले से कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन था, 4 लिया तो इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, इलेक्ट्रॉन जो हो गया वो 10 हो गया। लेकिन प्रोटॉन कितना है, कार्बन के पास प्रोटॉन 6 ही है। अब 6 प्रोटॉन के लिए 10 इलेक्ट्रॉन को हैंडल करना मुश्किल है। 6 प्रोटॉन के लिए वेरी स्मॉल टू हैंडल 10 इलेक्ट्रॉन को हैंडल करना मुश्किल है, तो ऑर्बिट में भाग हो जाएगा। इस वजह से कार्बन क्या कर रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले नहीं सकता है, फिर प्रोटॉन की संख्या कम हो जाएगी। अगर ये अपना 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, इट कैन नॉट डोनेट। अब दे क्यों नहीं सकता, तो इसका रीजन क्या है, इट नीड्स अ लॉट ऑफ एनर्जी टू डू। अगर किसी को 4 इलेक्ट्रॉन देगा तो उसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च होगी, जो कि कार्बन ही नहीं किसी भी एटम के पास, किसी भी एलिमेंट के पास उतना एनर्जी नहीं है कि वो 4 इलेक्ट्रॉन दान कर सके। तो इसलिए 4 इलेक्ट्रॉन दान नहीं कर पाता और 4 इलेक्ट्रॉन ले भी नहीं सकता। लेगा तो प्रोटॉन के पास क्षमता नहीं है इलेक्ट्रॉन को हैंडल करे, और अगर दे देगा तो इतना एनर्जी नहीं है कि वो अपना में से 4 इलेक्ट्रॉन दे दे। तो इस कारण से अब कार्बन क्या करता है, कार्बन जो है वो ना 4 इलेक्ट्रॉन यानी कैटायन भी नहीं बना पाता है, एनायन भी नहीं बना पाता है, ना दे पाता है ना ले पाता है। तो ये क्या बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, यानी शेयर करता है, शेयरिंग करता है, गठबंधन करता है और कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। अब जो कोवैलेंट कंपाउंड होता है इसके लिए 2 क्वेश्चन पूछा गया है कि ये इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे,
कोवैलेंट कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इतना तो आपको पता है कि कोवैलेंट कैसे बनता है, जब हम शेयर करते हैं, एक इसका एक इसका, इस अगर हम शेयर करेंगे तो कोवैलेंट बनता है। तो दे डोंट हैव अ फ्री इलेक्ट्रॉन दैट इज रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर। जिसके पास क्या होता है, जितने भी कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी कहां से आएगा? इलेक्ट्रिसिटी के लिए जरूरी है फ्री इलेक्ट्रॉन होना। आपने ग्रेफाइट में पढ़ा होगा कि ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है, फिर भी जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, जिस वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी गेन कर सकता है। तो इलेक्ट्रिसिटी होता है क्या? फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। कोवैलेंट कंपाउंड के पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, जिस वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है। क्या होता है? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन था मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के लिए। The covalent compounds have low melting and boiling point because they have weak intermolecular force. इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है कोवैलेंट कंपाउंड के बॉन्ड्स के बीच, जो बॉन्ड बनता है उसके बीच इंटरमोलिकुलर फोर्स काफी कमजोर होता है, जिस वजह से उसके पास एनर्जी या टेम्परेचर जो होता है वो बहुत कम होता है, बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत कम होता है। इस वजह से उसके पास मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं। ये आप आंसर कर देंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपको ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना है, मीथेन का फार्मूला, प्रोपेन का फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बनेगा। और तीसरा क्वेश्चन है कार्बन कंपाउंड है लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सेम क्वेश्चन हो गया कि कोवैलेंट है तो कार्बन भी कोवैलेंट है, तो उसका आंसर आप एग्जैक्ट सेम टाइप में कर सकते हैं। तो मीथेन का फार्मूला पूछा है, फार्मूला भी याद रखना। मीथेन का फार्मूला क्या होता है? CH4, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन CH4 बनाता है, ये आप पढ़े होंगे। सैचुरेटेड कार्बन एल्केन ग्रुप का हो जाएगा। और प्रोपेन ये भी एल्केन ग्रुप का, प्रोप मतलब कार्बन 3, जितने भी प्रोप शब्द आएंगे कार्बन की संख्या कितनी होगी? 3 कार्बन होगी, और हाइड्रोजन कितने होंगे? 8 हाइड्रोजन होंगे। तो प्रोपेन का फार्मूला क्या होगा? C3H8। मीथेन का फार्मूला क्या होगा? C4H8। और एल्केन ग्रुप का है, उसका जनरल फार्मूला पढ़े होंगे CnH2n+2, उस फार्मूला से आप निकाल सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो था कि कार्बन के पास लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है, तो इसका रीजन आप क्या लिखेंगे? कार्बन कंपाउंड जो होते हैं वो कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं, कार्बन क्या करता है? शेयरिंग से बनाता है, शेयरिंग बॉन्ड बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दिस मॉलिक्यूल इज नॉट वेरी स्ट्रांग, इसलिए इसके पास मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कमजोर होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो बहुत कम होता है। ये आप आंसर करेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। ये आपके पेपर में 20 फरवरी को केमिस्ट्री वाले सेक्शन में ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। क्लोर अल्काली प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोर अल्काली प्रोसेस। इस प्रोसेस पे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। क्वेश्चन क्या पूछा है? लिस्ट द इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स ऑफ द क्लोर अल्काली प्रोसेस, राइट वन इंपॉर्टेंट यूज ऑफ इट। यानी क्लोर अल्काली प्रोसेस में जो प्रोडक्ट बनता है उसका आपको लिस्टिंग करना है, कौन कौन प्रोडक्ट बनता है, और हर एक का एक एक उपयोग बताना, हर एक का एक एक इंपॉर्टेंट यूज बताना है। तो जो प्रोडक्ट बनते हैं, 3 प्रोडक्ट बनते हैं। जब हम क्लोर अल्काली प्रोसेस को देखते हैं तो उसमें 3 प्रोडक्ट बनते हैं। कौन कौन बनते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस, ये 3 प्रोडक्ट बनते हैं। अब तीनों का एक एक यूज बताना है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज कहाँ करते हैं? फॉर मेकिंग सॉप्स एंड डिटर्जेंट, साबुन और डिटर्जेंट बनाने के लिए हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। फिर अगर क्लोरीन का यूज बताया जाए तो क्लोरीन का यूज कहाँ होता है? प्रोडक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए क्लोरीन गैस का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद अगर हम हाइड्रोजन गैस का बात करें तो हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? हाइड्रोजनेशन ऑफ आयल्स टू ऑब्टेन वेजिटेबल घी, वेजिटेबल घी के हाइड्रोजनेशन के लिए हम हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल करते हैं। तो एक एक यूज आप इस प्रकार से लिख देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। A white chemical compound becomes hard on mixing proper quantity of water. It is also used to maintaining joints in fixed position. Name the chemical compound and write its chemical formula, chemical equation to show that what happens when water is added. ये क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि एक व्हाइट केमिकल कंपाउंड है जो हार्ड हो जाता है अगर हम उसमें पानी को मिक्स कर देते हैं प्रॉपर अमाउंट में। और इसका एक उपयोग भी दिया है कि जॉइंट्स जो होते हैं उसको फिक्स करने के लिए, जो हड्डी टूट जाता है उसको फिक्स करने के लिए हम इस कंपाउंड का इस्तेमाल भी करते हैं। और उसका केमिकल नाम लिखना है कि केमिकल नाम क्या है और फॉर्मूला क्या है। तो जो सब्सटेंस है जो ज्वाइंट को फिक्स करता है उसका केमिकल नेम क्या होता है? उसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP कहते हैं। क्या नाम है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4 × 1/2H2 है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ये केमिकल नेम हो गया। केमिकल नेम पूछे तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। केमिकल फॉर्मूला अगर पूछे तो CaSO4 × 12H2O जो होगा ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला हो जाएगा। और प्लास्टर ऑफ पेरिस वो सब्सटेंस है जो ज्वाइंट को फिक्स करता है, ठीक है ना।
जब हम वाटर के साथ इसका रिएक्शन करते हैं तो व्हेन प्लास्टर ऑफ पेरिस इज मिक्स्ड विद वाटर इट फॉर्म्स अ हार्ड मास ऑफ जिप्सम व्हिच इज यूज्ड टू फिक्स जॉइंट्स एंड मोल्ड। जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ पानी को ऐड कर देंगे तो ये क्या बनाता है, ये जिप्सम बना के देता है, और यही वो जिप्सम होता है जो हड्डियों को, टूटे हड्डियों को भी जोड़ सकता है, जॉइंट्स को जोड़ सकता है, तो जिप्सम देता है। जैसे हम देख सकते हैं ये क्या है, पीओपी है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4 इंटू हाफ H2O जो हो गया ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है। इसमें अगर हम पानी को मिक्स करते हैं, H2O को मिक्स करते हैं तो ये हमको दे देता है CaSO4 इंटू का 2H2O। ये क्या दे देता है, CaSO4 इंटू का 2H2O, और यही कहलाता है जिप्सम। ये क्या कहलाता है, जिप्सम कहलाता है। तो ये पूरा प्रक्रिया है जिससे प्लास्टर और पेरिस से जिप्सम बनता है, तो इसको भी आपको अच्छे से आना चाहिए। अगला क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा, एक्स करके पूछेगा कि एक्स पहचानने के लिए जैसे क्वेश्चन देख सकते हैं, ऑन हीटिंग ब्लू कलर्ड पाउडर ऑफ कॉपर नाइट्रेट इन अ बॉइलिंग ट्यूब ब्लैक कॉपर ऑक्साइड O2 एंड अ ब्राउन गैस X इज फॉर्म। ये बोल रहा है कि कॉपर नाइट्रेट को अगर हम हीट करते हैं तो ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड बन रहा है, ऑक्सीजन गैस बन रहा है, और एक ब्राउन गैस बनता है। वो ब्राउन गैस क्या है उसको आपको पहले पहचानना पड़ेगा। टाइप ऑफ रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन हो रहा है, और गैस एक्स गैस का नाम क्या है, जो ब्राउन कलर का आपको गैस दिख रहा है उसका नाम क्या है वो बताना है। फिर इसका बैलेंसिंग करके बताना है कि बैलेंस करके क्या होगा, और जो गैस है उसका पीएच रेंज पूछ रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, इसका आंसर हम कैसे करेंगे, तो केमिकल रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन इनटू टू और मोर प्रोडक्ट इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन होगा, डिकम्पोजिशन होगा। डिकम्पोजिशन में क्या होता है, एक जो है वो टूट कर दो बनता है, एक को हम ब्रेक डाउन करते हैं तो 2, 3, 4 में ऐसे टूटता है। जैसे यहाँ है कॉपर नाइट्रेट को हम तोड़ते हैं किसमें, कॉपर ऑक्साइड में, ऑक्सीजन में, और एक ब्राउन गैस निकलता है। तो यहाँ क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, यानी इसमें टूट रहा है, ठीक है ना। The heating of copper nitrate result in the loss of water molecule and anhydrous copper nitrate is formed. और फर्दर हीटिंग, अगर हम आगे हीटिंग करते हैं तो ब्लैक रेसिड्यू ऑफ कॉपर ऑक्साइड, और कॉपर ऑक्साइड मिलता है, ब्राउन कलर का नाइट्रोजन और डाइऑक्साइड गैस निकलता है। तो जो ब्राउन कलर का निकलता है वो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, NO2 निकलता है, और एक कलरलेस गैस निकलता है जो ऑक्सीजन के फॉर्म में होता है। और इसका अगर हम रिएक्शन देखेंगे तो रिएक्शन आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगा, हमको मिलेगा CuNO3, ये कॉपर नाइट्रेट है। तो ये टूटता है, ये क्या कर रहा है, डिकम्पोज कर रहा है किसमें, कॉपर ऑक्साइड में, CuO में। फिर आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस दिखेगा NO2 प्लस का O2 गैस दिखेगा, ठीक है। अब इसमें जो ये NO2 गैस दिख रहा है यही है जो ब्राउन कलर का जो गैस दिख रहा था, ये NO2 है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, देख रहे हैं आप, कॉपर नाइट्रेट टूट रहा है, तो ये कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसको आपको बैलेंसिंग करना है। बैलेंसिंग तो बहुत इजी है, हिट एंड ट्रायल मेथड से आप कर सकते हैं। यहाँ आप कॉपर की संख्या देखो तो कॉपर की संख्या सेम है, ऑक्सीजन जो है वो यहाँ अलग है, ऑक्सीजन 6 है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ भी हमको 2 लगाना पड़ेगा, यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। अब हीट एंड ट्रायल मेथड का इस्तेमाल करेंगे तो दोनों तरफ क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट को और रिएक्टेंट को, यानी रिएक्टेंट साइड को प्रोडक्ट साइड्स को दोनों को बराबर करेंगे, बैलेंसिंग हो जाएगा। बैलेंसिंग इज इजी। तो जो ब्राउन गैस पूछ रहा है वो कौन सा था, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, NO2 गैस था। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होता है वो एसिडिक होता है। अब इसका पीएच रेंज भी पूछा है, ये होता है क्या, एसिडिक होता है। एसिडिक होता है यानी एसिड है, तो इसका पीएच रेंज कितना होगा, जो भी एसिडिक होता है वो लेस देन 7 होता है, जो भी एसिडिक होगा वो लेस देन 7 होगा, तो इसका पीएच रेंज क्या हो जाएगा, लेस देन 7, ठीक है। तो और रिएक्शन कौन सा होगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसमें जो क्वेश्चन था कि ब्राउन गैस को पहचानना था तो वो NO2 गैस हो गया। केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना था, यहाँ पे आप बैलेंसिंग कर सकते हो। और इसका पीएच रेंज पूछा तो एसिडिक है, तो जिस वजह से पीएच रेंज उसका क्या होगा, लेस देन 7 होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, इस तरह से भी आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। The teacher while conducting practical in the laboratory divided the student into 3 groups. लेबोरेटरी में टीचर प्रैक्टिकल कराने ले जाते हैं तो 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं और gave them various solution to find out their pH and classify into acidic, basic and neutral solution. 3 ग्रुप में डिवाइड करके वो ये पता करना चाह रहे हैं कि कौन पीएच रेंज से एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। तो ग्रुप ए में क्या रखा गया है, लेमन जूस, विनेगर और कलरलेस एडिटेड ड्रिंक। ग्रुप बी में क्या रखा गया है, टोमेटो जूस, कॉफी, जिंजर जूस। और ग्रुप सी में जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम क्लोराइड है और लाइम वाटर है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन पूछा गया कि फॉर द सॉल्यूशन प्रोवाइडेड व्हिच ग्रुप इज एंड आर लाइकली टू हैव पीएच वैल्यू लेस देन 7 एंड ग्रेटर देन 7। अब 3 ग्रुप है ए बी सी। अब इसमें से कौन है जो लेस देन 7 है और कौन है जो ग्रेटर देन 7 है। लेस देन 7 कहने का मतलब क्या है, लेस देन 7 से हम समझ सकते हैं कि क्या होगा, एसिडिक होगा। लेस देन 7 मींस
एसिडिक, और ग्रेटर देन 7 मींस बेसिक। कौन सा एसिडिक है और कौन सा बेसिक है वो पता करना है। अब ग्रुप ए में देखो, ग्रुप ए में लेमन जूस है, विनेगर है, इस सब में क्या पाया जाता है, एसिड पाया जाता है। एसिड पाया जाने के मतलब वजह से क्या होगा, ये लेस देन 7 होगा। तो ग्रुप ए तो जरूर लेस देन 7 वाला है, 100% लेस देन 7 वाला ग्रुप ए है। इसके साथ में ग्रुप बी में देखो तो टोमेटो जूस है, कॉफी है और जिंजर जूस है, यहाँ भी एसिड पाया जा रहा है। तो एसिड जहां भी होगा वो लेस देन 7 होगा। तो ग्रुप ए और ग्रुप बी क्या होगा, लेस देन 7 होगा। ये दोनों क्या होगा, लेस देन 7 वाला होगा। ग्रुप सी में सोडियम हाइड्रोक्साइड है, नाम में ही पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, एक बेस होता है। तो बेस होता है, ये बेसिक नेचर का है, बेसिक जितने भी होंगे वो ग्रेटर देन 7 होंगे। जब आप पीएच रेंज को देखेंगे तो पीएच रेंज में क्या होता है, 7 से अगर इधर है तो वो एसिडिक होगा, लेस देन 7 एसिडिक होगा, 7 से ऊपर जाएंगे तो बेसिक होगा, और 7 एग्जैक्ट 7 जो होता है वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल कौन सा, जैसे वाटर का पीएच मान पूछे तो वो क्या होगा, न्यूट्रल हो जाएगा, एग्जैक्ट 7 पे न्यूट्रल होगा। तो बेसिक जो भी होंगे वो 7 से ज्यादा होगा। ग्रेटर देन 7 में कौन सा होगा, ग्रुप सी होगा, ग्रेटर देन 7 हो जाएगा। इस तरह से आंसर करेंगे। हर एक क्वेश्चन काफी अहम क्वेश्चन सब है, सब क्वेश्चन को अगर आप कर लेते हैं तो आपका पेपर केमिस्ट्री वाले सेक्शन से बढ़िया जाएगा। फिजिक्स वाले वीडियोज के लिए, यानी फिजिक्स में जितने भी कंप्लीट फिजिक्स का भी वीडियो आने वाला है और कंप्लीट बायोलॉजी का, आपका साइंस का पूरा तैयारी कराया जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस चैनल से आप जुड़े रहे। और इसका पीडीएफ आप निकाल लेना। पीडीएफ कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिलेगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां से पीडीएफ को लेकर आप तैयारी करिए, ठीक है ना। और मिलते हैं अगली वीडियो में, बायोलॉजी की वीडियो में। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड विद टॉपर सिस्टम। थैंक यू।